अपने सभी देखने वालों की सेवा में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूं। और दोस्तों, आज आपके सामने एक बहुत ही ख़ास वीडियो, बहुत एक्सक्लूसिव वीडियो पेश करने जा रहा हूं। इस वीडियो के 2 पार्ट हैं, लेकिन मेरी गुजारिश है कि इन दोनों पार्ट को आप ज़रूर देखें। पहले हिस्से में हम बात करेंगे रहमान नौशाद साहब, जो कि नौशाद साहब के बेटे हैं, उनसे नौशाद साहब के बारे में, उनकी शुरुआती ज़िंदगी के बारे में। और दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे मोहम्मद रफ़ी साहब के बारे में और कुछ क्लिप्स साहब के बारे में। तो इन दोनों हिस्सों को देखिएगा ज़रूर। आइए आज हम चलते हैं पहले हिस्से की तरफ। अपने सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। और दोस्तों, आज आप लोग चौंक रहे होंगे कि मैं कहाँ बैठा हूँ और किन के साथ बैठा हूँ, ये कौन सी जगह है। मुझे उस गाने की वो बोल याद आ गई कि ये क्या जगह है दोस्तों, ये कौन सा मकाम है। तो मैं आपको बता दूं कि ये एक हिस्टोरिकल मकाम है, एक हिस्टोरिकल जगह है, एक ऐसी जगह कि जिसके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है और जो किस्मत वाले हैं वही इस मकाम तक पहुंच पाते हैं। आज मैं बैठा हूं मौसीक़ार आज़म नौशाद अली साहब के बंगले पे। जी हाँ, कार्टर रोड पे इनका जो बंगला है आशियाना। आज मैं आशियाना में बैठा हूँ और मेरे इस तरफ जो बैठे हैं ये और कोई नहीं बल्कि नौशाद साहब के लख्ते जिगर जनाब रहमान नौशाद साहब हैं। तो रहमान साहब, मैं अपना आदाब और सलाम पेश करता हूँ आपको। हमारा भी आदाब और सलाम देखने वालों को, सबको। काफ़ी दिनों से मैं सोच रहा था कि कोई एक ऐसा मौका है कि मैं आपसे थोड़ी बातचीत करूं और जो हमारे देखने वाले हैं, चूँकि आज भी इतने बरसों के बाद भी नौशाद साहब की जो संगीत का जादू है वो तो सर चढ़ कर बोलता है। और अब तक लोग यही कहते हैं कि अगर संगीतकारों के शहंशाह कहे जाएं तो आपके वालिद साहब नौशाद साहब थे। तो मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी माजी की यादों को संजो कर आज हम लोग अपने देखने वालों के लिए पेश करें। ज़रूर, आप सवाल कीजिए तो हम जवाब देते जाएंगे। नहीं, ऐसा है कि मैं सवाल करूंगा, आप जवाब देंगे तो लुत्फ नहीं आएगा। हम तो बोलना शुरू करेंगे तो 2 घंटे निकल जाएंगे नौशाद साहब। हाँ, तो क्या हर्ज है, आप बोलिए। आप ये देखिए, नौशाद साहब के बारे में हम क्या बोलें, दुनिया को पता है ऑलरेडी। और नौशाद साहब की हम बायोग्राफी में भी नहीं जाएंगे, क्योंकि 1937 में बॉम्बे आए थे, स्ट्रगल किया। और उनके ख़ानदान में दूर दूर तक कोई भी म्यूज़िक से किसी को लगाव नहीं था जी। और उनके वालिद जो थे वो अंग्रेज़ों के कोर्ट में मुंशी हुआ करते थे और वो बहुत सख्त मिजाज थे। और नौशाद साहब मामू से बड़ा अटैच थे अपने। अच्छा। तो मामू को उंगली पकड़ के ले जाते थे वो देवा शरीफ, वहाँ पे लखनऊ से कुछ 12 कोस पे है, उस वक्त 12 कोस कहते थे जी। तो वहाँ पे वो जो मकाम है देवा शरीफ दरगाह है बड़ी जी। वहाँ मेला उर्स लगता था सालाना जी। तो वो उर्स में ले जाते थे मामू उंगली पकड़ के। इतने पैसे नहीं होते थे, इक्के तांगे में जाते थे, कभी कभी पैदल चल के ही जाते थे जी। और पेड़ के नीचे छाँव में आराम करते हुए जाते थे। मगर वहाँ जब पहुँचते थे तो वहाँ हज़ारों आदमी का भीड़ होती थी। और मामू ने कहा था नौशाद साहब से, देखो नौशाद, यहाँ पे इतनी भीड़ है तो हमारे साथ रहना, वरना तुम्हारे माँ बाप को हम क्या जवाब देंगे अगर खो गए तो जी। मेला वेला घूम के खिलाए पिलाए सब देखा, देख दाख के सोए। जब तो 1 बजे रात को 1-2 बजा होगा, उनके नौशाद साहब सो रहे थे, उनके कानों में एक बांसुरी की आवाज़ गूंजी। अच्छा। आवाज़ गूंजी, यहाँ से न्यूक्लियस म्यूज़िक का शुरू होता है उनके दिलो दिमाग में। अब वो सुध-बुध खो बैठे और उठ के बैठे और फिर खड़े होके सीधा बदहवासी में या उसमें बोले मेस्मराइज हो गए वो आवाज़ से, तो सीधी आवाज़ की तरफ चले। क्या बात। और जब आवाज़ रुकी, जब वहाँ पे पहुँचे तो दरगाह के रोज़ा का दरवाज़ा था देवा शरीफ के दरगाह। जी जी। तो वारिस पाक की दरगाह है वहाँ पे। हाँ, वहाँ वारिस अली शाह की देवा शरीफ उसको मशहूर है जी। तो वहाँ पे एक साहब थे, काफ़ी उम्र रसीदा थे, पट्टे गए, उस जमाने में पट्टे होते थे, 2 पल्ली टोपी पहने और बांसुरी बजा रहे थे, बांसुरी बेच रहे थे। अच्छा। तो जब उनकी नज़र पड़ी अब्बा पे तो कहने लगे, क्या मियाँ कब से खड़े सुन रहे हो, क्या बांसुरी वासुरी चाहिए?
तो कुछ नहीं बोले, सुनते रहे वो, फिर खड़े रहे, फिर बांसुरी बजाने लगे। तो उनका ट्रांस जो टूटा, एक थप्पड़ पड़ा मामू का, तो अच्छा। ट्रांस टूटा। तो फिर कहने लगे, घसीट के बोलने लगे, हाथ पकड़ के, चलो सुबह ही वापस चलते हैं लखनऊ। कहा था तुमको, तुमने हमारा कहना नहीं माना, जी। चले गए। मेले में खो जाते तो हमारे माँ बाप को क्या जवाब देते हम। यहाँ पे एक मज़े की बात कहूँगा कि जैसा कि आप लोग जानते हैं कि रफ़ी साहब के साथ भी ऐसा होता था कि जब उनके गांव में जहाँ वो रहते थे, छोटे से बच्चे थे कम उम्र के, और एक फ़कीर आया करता था और मांग कर वो लोगों से खैरात मांगा करता था, और वो इतनी मधुर आवाज़ में गाता था कि रफ़ी साहब बेसाख्ता उसके पीछे बिल्कुल बेख्तियार होकर खींचे चले जाते थे। और वो थी रफ़ी साहब की गायकी की शुरुआत, जहाँ से उन्हें गाने का शौक़ पैदा हुआ। और देखिए कि अभी रहमान साहब ने भी ये बताया कि इनकी जो वालिद साहब की यानी नौशाद साहब की जो शुरुआत हुई वो भी इस तरह से हुई कि वो सोए थे और एक बांसुरी की आवाज़ कहीं से उनके कानों में आई, और वो आवाज़ में इतनी मादकता थी, इतनी खूबसूरती थी, तो बेख्तियार होकर वो बांसुरी वाले तक पहुंच गए। और बांसुरी वाले तक तो पहुंच गए, लेकिन उन्हें एक थप्पड़ का सामना करना पड़ा, उनके मामू जान के थप्पड़ का सामना करना पड़ा। फिर आगे क्या हुआ? फिर उन्होंने, मामू ने कहा, बिगड़े उसको बहुत डांटा, कहा चलो सुबह वापस चलते हैं लखनऊ। तुम कहना नहीं मानते हो, क्या हो गया, खो गए तो हम तुम्हारे माँ बाप को क्या जवाब देंगे, अपनी जिम्मेदारी पे लाए थे। तो फिर वो वापस ले आए लखनऊ। मगर उस दिन से जब नौशाद साहब सोते थे तो कानों में बांसुरी की आवाज़, वो बांसुरी की आवाज़ गूंजती थी, तो फिर वो उठ जाते थे जी। वो इतनी, हमने बोला ना, न्यूक्लियस वहाँ बीज पड़ा, जिसको हिंदी में कहते हैं अंकुर जी, वहाँ वो पड़ा। और फिर नौशाद साहब ने एक वहाँ पे गुरबत अली साहब थे, अच्छा, गुरबत अली खान बोलते थे उस वक्त जो उस्तादों में। हाँ, तो उनका एक शोरूम था, हारमोनियम वगैरह सब सामान, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बेचा करते थे जी। तो नौशाद साहब जाते थे जब लाटू चौक पे, तो उस पर खड़े रहते, वहाँ पे लाटू चौक है, कमर्शियल रोड बिजनेस, तो वहाँ पे खड़े होके घंटों खड़े रहते, देखते थे। इतने पैसे होते नहीं थे तो हारमोनियम से खरीद लें। तो ये सारा जो वाकया हो रहा था ये शहर लखनऊ की बात है? हाँ, लखनऊ। अच्छा, हम लोग लखनऊ के। तो आप लोग लखनऊ के किस एरिया में आप लोग? हम लोग का, हमारा ददियाल अमीनाबाद में, अच्छा, और ननियाल चौपटिया में, यानी चौपटिया के पास। अभी वो इलाका नहीं रहा, उसका नाम बदल गया, अब्दुल अजीज रोड। अच्छा, पहले था जमाई टोला। अच्छा, पुराना लखनऊ था, जहाँ का नवाब। जी जी, अभी तो खैर काफ़ी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। तो नौशाद साहब जाते थे और उन साज़ों को देखते थे और ये सोचते थे काश उनके पास इतने पैसे होते कि जिन साज़ों को वो देख रहे हैं उसे ख़रीद कर बजा भी सकते। ये उनके शौक़ की इब्तिदा थी। एक दिन क्या हुआ, एक गुरबत अली साहब आए, उन्होंने देखा ये बच्चा जो रोज़ खड़ा होकर ताकता रहता, तो उन्होंने सर पे हाथ रखा। क्या बोले, क्या मियाँ कोई नौकरी की तलाश है? तो वो घबरा गए नौशाद साहब। कह लेंगे जी। कह लेंगे आप ऐसा कीजिए, आ जाए कीजिए हमारे शोरूम में और साफ़ सफाई कर दिया कीजिए, और एक कुंजी आप पे हवाले कर देंगे, जब मैं आऊँ तो आप चले जाया कीजिए। महीने में इतने कुछ रकम थी, बहुत उस वक्त ही बड़ी रकम थी जी, 10 रुपये होंगे, 5 रुपये जब। तो नौशाद साहब खुश हो गए। उनको ये खुशी थी कि कम से कम अंदर जाके इंस्ट्रूमेंट को छू तो सकेंगे। और एक दिन वो आए, गुरबत अली साहब दाखिल हो रहे थे, तो उनका कदम रुक गए क्योंकि हारमोनियम बजने की आवाज़ आ रही। अच्छा, तो वो रुक गए, बहुत देर तक सुनते रहे, फिर खंखा रहे और दाखिल हुए तो नौशाद साहब के पसीने छूट गए। छोटे थे, घबरा गए। हाँ, बिल्कुल घबरा गए। कहने लगे तो ये मियाँ ये सफाई होती है, आपको किसने कहा हमारे सास को हमसे पूछे बगैर हाथ लगाए? देखिए, तो कहने लगे गलती हो गई, माफ़ कीजिएगा। कहने नहीं, माफ़ नहीं करूँगा, इधर आइए, आपको बड़ी से बड़ी सज़ा दूंगा, इधर आइए, नज़दीक आइए। और नौशाद साहब समझे कि थप्पड़ मार के निकाल देंगे और क्या। हाँ। तो उन्होंने सर पे हाथ रखा और कहा माशाअल्लाह से आपका हाथ बहुत सुरीला है, ये आपका हारमोनियम आज से तोहफे में। क्या बात है, क्या बात। तो उस वक्त के लोग ऐसे थे।
बहुत ही पुरलुत्फ कहानी हम सुन रहे हैं और ये वो बातें हैं कि जिसका जिक्र आपको कहीं किसी मैगजीन में या कहीं और नहीं मिलेगा। और ये बातें इतनी ऑथेंटिक है क्योंकि ये बातें जो आ रही हैं बराह रास्त रहमान साहब की तरफ से आप लोगों तक पहुंच रही हैं। और अब हम यहाँ तक पहुंच चुके हैं कि अब नौशाद साहब के पास एक हारमोनियम आ चुका था। उसके बाद क्या हुआ? जी, अब वो दादा जब घर पे नहीं होते थे तो हारमोनियम बजाते थे। एक रोज़ ऐसा हुआ कि वो एकदम से कोर्ट से जल्दी आ गए और उनका हारमोनियम की आवाज़ सुनाई दी घर में। हाँ हाँ। तो उन्होंने देखा, बहुत भड़के अच्छा। और डांटा उनको, कान पकड़ के, ये तुमने क्या किया? हमारे खानदान का नाम बदनाम कर रहे हैं नौशाद जी। अभी आज से खबरदार जो तुमने हाथ सुन लो, लगाया। तुम्हें घर चाहिए हाँ या ये हारमोनियम, ये मौसीकी की दुनिया। हाँ हाँ। तो उन्होंने हारमोनियम गुस्से में उठा के फेंक दिया था बाहर, तो टूट गया। तो नौशाद साहब ने उठाया, अपने सीने से लगा के, आँख में आंसू थे, कहने लगे हमें आपका घर मुबारक हो, हमको अपना ये मौसीकी की दुनिया। उसके बाद ये चले आए बॉम्बे। हम स्किप कर रहे हैं, 1937 में बॉम्बे आए, इसका करियर, फिर असिस्टेंट हुए रणजी स्टूडियो में, पियानिस्ट का सर्विस मिली, 40 रुपये माहवार। तो उस वक्त फिर उनकी फिर मुलाकात हुई DN मधोक साहब से, जो उस वक्त के बड़े धाकड़ थे। उनके डिक्टेट करते थे, स्क्रीन प्ले, स्टोरी, गाने सब लिखते थे। तो उन्होंने फिर नौशाद साहब को उन्होंने रखाया, ये मुश्ताक हुसैन साहब थे, उनके असिस्टेंट बने। फिर एक उस्ताद झंडे खान साहब थे, उसके असिस्टेंट बने। उसके बाद फिर वो जिनका हम नाम जहन में नहीं है, जो जिनका म्यूजिक तानसेन में था, पुरानी तानसेन में। अच्छा। वो अच्छा नाम था, मशहूर म्यूजिक संगीतकार थे। अच्छा। तो उनके असिस्टेंट में नौशाद साहब कहते हैं, हमेशा कहते थे कि इनकी वजह से इन्हीं ने सर पे बहुत प्यार दिया हमको। झंडे खान साहब के बाद इन्हीं ने प्यार दिया, बहुत संभाला। लखनऊ में वो गुरबत अली साहब ने बोला, एक उस्ताद यूसुफ अली खान थे, उनसे सितार सीखना, नौशाद साहब ने कुछ सीखा, सितार सीखा। और उस्ताद बमन खान थे, उनसे हारमोनियम सीखा और तालीम ली। और फिर ऐसे करते करते एक उस्ताद लड्डन साहब थे। अच्छा। वो हम उस पर वो ख़ास करके बोलेंगे, जो अमीनाबाद में एक रॉयल सिनेमा हुआ करता था जी, उस वक्त साइलेंट फिल्में चलती थी जी। तो उस्ताद लड्डन खान साहब वो क्या करता था, एग्जीबिटर जो मालिक के था थिएटर का, वो उनको एंगेज करता था और बोलता था पब्लिक शो से पहले फिल्म चलाता था और पर्दे के पीछे इनको लड्डन साहब को बिठा देता था। 3-4 साजिद में होते थे। अच्छा। तो वो बैकग्राउंड म्यूजिक देते थे। अच्छा। फाइटिंग सीन है तो लव सीन है तो सितार और सारंगी। तो नौशाद साहब बैठ के देखा करते थे, वहीं रहते थे अमीनाबाद में। तो वो देखा करते थे। एक दिन उस्ताद लड्डन साहब की नज़र पड़ी, अरे मियाँ तू दूर से क्या देख रहे हो, अगर दिलचस्पी है तो नज़दीक आओ। फिर एक दिन कहने लगे तुम इस पे पीस बनाओ, बैकग्राउंड म्यूजिक पीस बनाओ। अच्छा। तो हारमोनियम पे उन्होंने कंपोज किया, तो उन्होंने बहुत दाद दी, कहने खुश हो गए बहुत कि बेटा तुम रोज़ आया करो। तो आप फिर रोज़ कहाँ आए, दादा का इतना वो था। फिर हम उस पर आ रहे, फिर बॉम्बे आ गए 1937 में। ये DN मधोक साहब थे, उन्होंने परखा इनको, नौशाद साहब के टैलेंट को, और फिर वो लेके गए एक प्रेम नगर, जो एक सिंधी प्रोड्यूसर थे जी, भावनानी प्रोडक्शन। अच्छा। भावनानी प्रोडक्शन। तो भवानी सेठ थे, वो उठ के खड़े हो गए, मधोक साहब के पैर छूने लगे। अरे मधोक साहब आज तो आप तशरीफ लाए तो बहुत अच्छा शुगुन हुआ। तो कहने लगे देखो सेठ, मैं तुम्हारे फिल्म में गाना भी लिखूंगा, स्टोरी भी लिखूंगा, डायलॉग भी लिखूंगा, स्क्रीन पे भी लिखूंगा। अच्छा। लेकिन मेरी शर्त ये है कि इस लड़के को म्यूजिक का चांस हो, इंडिपेंडेंट चांस। क्या बात। तो उस पर तो कहने लगे, उनके सबके सामने, नौशाद साहब के सामने, तो उन्होंने हाँ कर दी, उसने हाँ कर दी। फिर DN मधोक साहब को कोने में ले गया के कहने लगे, अरे मधोक साहब आप क्या गजब कर रहे हैं, ये लड़का है, अभी इसको 2-3 फिल्म में असिस्टेंट रखने दीजिए, ये जब असिस्टेंट एक्सपीरियंस हो जाएगा
तो इनको इसको इंडिपेंडेंट चांस दे देंगे। तो मधोक साहब को ये बात पसंद नहीं आई। मधोक साहब गरजे, बोलेंगे सेठ मैं जोरी हूँ, मैं हीरो को परखना जानता हूँ, तुम्हारा जो सुन लो, स्क्रीन प्ले, डायलॉग, स्टोरी और गाने के सब पैसे गिरवे रखो, लेकिन इस लड़के को चांस दो। क्या बात। तो फिर वो प्रेम नगर पहली फिल्म थी उनकी, 1940 में आई थी जी। वो काथेवाड़ बैकग्राउंड पे थी जी। उसका एक गाना हमारे पास होगा शायद। अच्छा। तो उसके बाद DN मधोक साहब प्रकाश पिक्चर लेके गए, पिक्चर खत्म हो गई। प्रकाश पिक्चर में नौशाद साहब ने, जिनकी बैजो बारह थी, बाद में बनाई 52 में, तो बाद में 43 में उनकी एक 2-3 फिल्म बनी, जिसमें से एक स्टेशन मास्टर थी। अच्छा। वो जिसने जुबली की पहली फिल्म नौशाद साहब की जुबली हुई, स्टेशन मास्टर। और उसके बाद फिर रतन, 1944 में रतन आई, उसने तो क़यामत बर्पा कर दी म्यूजिकल। यानी उसकी हिस्ट्री ये है, ये पूरी फिल्म की लागत थी उस वक्त 1944 में जब 75,000, और इसके एक साल की म्यूजिक रॉयल्टी जो आई थी नौशाद साहब प्रोड्यूसर को, नौशाद साहब को मिलती नहीं थी, प्रोड्यूसर लेता था उस वक्त। तो प्रोड्यूसर को एक साल की रॉयल्टी मिली 3.5 लाख। म्यूजिक इतना हिट हुआ, बहुत यानी ज़बरदस्त। यानी कि रतन के बाद जो है वो नौशाद साहब की कामयाबी का दौर शुरू हो गया और बम्पर शुरू हो गया। यानी कि यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे एक बात जो मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि इस पूरी कहानी में ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ नौशाद साहब का जिक्र कर रहे हैं। नौशाद साहब की जो शख्सियत थी, अगर आप देखें तो उनकी शख्सियत के वाक़यात में कहीं ना कहीं ज़िंदगी के रम्ज़ छुपे हुए हैं, ज़िंदगी के असरार छुपे हुए हैं। अब जैसे कि रहमान साहब ने बताया कि दादा बहुत नाराज़ हो गए, नाराज़ होने के बाद कहा कि भाई अब तुम्हें 2 में से एक का इंतखाब करना है। उन्होंने हारमोनियम उठाया और सड़क पे फेंक दिया, हारमोनियम फूट गया। और जब दादा ने यह फरमान जारी किया कि अब या तो तुम हमें चुन लो या हारमोनियम को चुन लो, संगीत को चुन लो, तो नौशाद साहब ने वो टूटे हुए हारमोनियम को अपने सीने से लगाया और घर को छोड़ दिया उन्होंने। ये जो डेडिकेशन है, ये जो लगन है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में तय कर लेते हैं और उसमें जी जान से लग जाते हैं, तो वो जो ऊपर बैठा है वो भी आपकी नीयतों को, आपकी कोशिशों को न सिर्फ ये कि देखता है, बल्कि आपको उसका फल, उसका इनाम भी देता है एक बहुत अच्छी बड़ी कामयाबी के रूप में। और आपने देखा कि जैसा कि हमारे रहमान भाई बता रहे हैं कि रतन तक पहुँचते पहुँचते नौशाद साहब एक बहुत बड़ा नाम बन चुके थे, और रतन के बाद तो फिर वो अनमोल रतन हो गए। अभी अब शादी का उनका वाक़या आ रहा है जी, इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग जी। दादी ने खत लिखा नौशाद साहब, खतों किताबत होते थे उस वक्त जी जी। तो नौशाद साहब को खत लिखा, अब तुम्हारी शादी कर देना चाहिए, अब तुम इस लायक हो गए, और देखो कोई रिश्ता पसंद नहीं करता फिल्मों वालों से, तो हमने ये कहा है तुम्हारा रिश्ता जहाँ तय किया है वो सूफियों का ख़ानदान है, तो हमने रिश्ता तय किया है ये कह के कि बम्बई में दर्जी का काम करता है। अच्छा। उस वक्त दर्जी की इज्जत ज़्यादा होती, दर्जी की इज्जत ज़्यादा थी जी। तो फिर जब नौशाद साहब पहुँचे शादी के करने, अच्छा इस पे आयरनी बहुत ज़बरदस्त है, जो बारात आ रही थी वो बैंड बाजे वाले सब रतन का गाने बजा रहे थे, क्या बात। और नौशाद साहब चुपचाप बैठे थे, और हमारे नाना कह रहे थे, सूफी थे जी, 64 में इंतकाल हुआ जी। तो वो कहने लगे अरे किस कमबख्त ने ये गाने बजाए हैं, देखो लड़का लड़की सब भाग रहे हैं, ये लोग विलोप कर रहे थे जी। अखियाँ मिला के जय वर्मा के चले नहीं जाना जी, सावन के बादलों हो जाने वाले बारनामा लौट के आ, तो सब इतना म्यूजिक हिट हुआ, 1 साल भर चली फिल्म। तो फिर नाना अब्बा कोसे थे, तो दादा खामोश बैठे थे, और जब राज खुला तो दादा के घर गए और कहने लगे तुमने मुझे वाहिद, उनका नाम वाहिद अली था और अच्छा। नाना का नाम अब्दुल वहीद था, तो अच्छा। कहने वाहिद तुमने हमें धोखा दिया, तुम्हारा बेटा जो है वो बम्बई में फिल्म वालों के साथ उठता बैठता है, ठीक है ये धोखा दे। तो दादा चुप बैठे, फिर कहा आप बैठे तो सही, कहने आप बम्बई जाके देखे आपके दामाद की कितनी इज्जत होती। फिर उनके कहने पे नाना अब्बा बॉम्बे आए थे, पहले अब्बा दादर पे रहते थे, अच्छा।
फिर या 48 में ये बंगला पीछे जो था शकील साहब रहते थे, वो रोज कॉटेज था, ग्राउंड फ्लोर पे वो रहते थे, हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे रहते थे। फिर अभी पीछे बिल्डिंग बन गई ड्रीम लैंड, जावेद शकील वहीं रहते हैं अच्छा, सेकंड पर, और हम लोग का ये 53 में बंगला बना। तो अच्छा, यहाँ पे हम बता रहे हैं, ये जो पिलर है 4 पिलर थे जी। और ये ओपन था, सब ओपन था। अच्छा, ये अच्छा। कमरे नहीं, कुछ नहीं थे। तो यहाँ पे हम अब्बा, ये म्यूजिक रूम था, तो यहाँ पे हम रफ़ी साहब, लता जी, मना डे सब आते थे रिहर्सल करने, और उनके असिस्टेंट भी ये बैठते थे वहाँ। और तो हमने सब देखा सबको, और हमने सब बड़े गुलाम अली खां को भी देखा जब प्रेम जोगन बन के जी, जी। जो मुगल आजम में हम लोग छोटे थे, तो वो इतने मोटे थे, वो आते थे मुझे, हम लोग बोलते थे गणपति चल रही थी, हम लोग बोले अरे अब्बा तो गणपति आए, गणपति। तो वो डांटने लगे, अरे इतने बड़े गवैया हैं, तुम क्या बोल रहे। अम्मा से कहने लगे बच्चों को समझातो, ये क्या बदतमीजी करे, इतने बड़े गवैया हैं हिंदुस्तान के, और बड़ी मुश्किल से राजी हुए फिल्म में गाने के लिए। अच्छा, उस पर हम नहीं आ रहे। तो फिर उसके बाद प्रकाश पिक्चर में रतन के बाद कारदार प्रोडक्शन लेके गए डीएन मधोक साहब का बड़ा हाथ है हमारे फादर के करियर में। जी जी जी। तो 8 फिल्में उन्होंने कारदार प्रोडक्शन में भी गाने लिखे और स्टोरी भी लिखी, और जयराज साहब ने एक फिल्म डायरेक्ट की थी अब्बा की, तो वो कारदार प्रोडक्शन के लिए। फिर वहाँ पे ऐसी सनी थे डायरेक्टर जिन्होंने बाबुल मेला बाद में बनाया, तो वो भी असिस्टेंट थे, और एम सादिक भी हुआ करते थे जो उन्होंने ताज में डायरेक्ट की, चौधरी की जान डायरेक्ट की, तो वो सब हुआ करते थे, उनके पे रोल पे सब थे। तो फिर उसके बाद एक कारदार प्रोडक्शन में जब आए, तो लाइन से पहले फिल्म थी शाहजहां, जो 1946 में आई थी, हम पैदा नहीं हुए थे। उसमें वो साइगल साहब का बड़ा वाक़या है। साइगल साहब अब्बा बोलते थे बहुत शरीफ आदमी थे, वो उनके बहुत अच्छा गाते थे, उनके उस वक्त के गाना जो है उन पर ख़त्म हो जाता है 1946 की बात है। तो उनको पत्थरों का बहुत शौक था। अच्छा। पत्थर लाते थे, कह लेंगे नौशाद साहब ये देखिए, ये हीरा है, ये पन्ना है, तो कहते ये माला पहनते थे। अच्छा, फिर ये देखिए, अब इंटरेस्टिंग किस्सा सुना रहे हैं आपको। जब कहने लगे पहला, अच्छा मजरू सुल्तानपुरी साहब और खुमार बाराबंकी दोनों को इसमें इंट्रोड्यूस किया था, यानी अब्बा ने गाना लिखवाया था। मजरू साहब के गाना पॉपुलर हुए, जब दिल्ली टूट गया, और जब इसमें गैसू बिखरा है, और कर लीजिए चल के जन्नत के सहारे, जन्नत के नज़ारे, और उसमें एक खुमार साहब का भी था, और एक गाना जो था गम दिए मुस्तकिल कितना राजू के पॉपुलर हुआ था वो। हाँ, ये ना जाना जी। तो जब रेसल हो चुकी थे, तो कारदार साहब आते थे, नौशाद साहब रिकॉर्डिंग कब होगी, जल्दी कीजिए गाना पिक्चराइज करना। तो नौशाद साहब कहते थे रिहर्सल हो गई। अब साइगल साहब को, मैं तो नया हूँ, तो साइगल साहब बहुत शरीफ आदमी थे, तो अकेले में नौशाद साहब ने कहा कि साइगल साहब गाना रिकॉर्ड करें अभी, जब दिल्ली टूट गया। तो कहने लगे अच्छा रिकॉर्डिंग कर रहे हैं भाई, जॉन काली पाँच लाओ। अब्बा समझे कि आप काली पाँच सुर ये आपके में। अब्बा ने कहा आपका सुर तो ये है। पहले नौशाद साहब हंसे, कहने लगे आप नहीं समझेंगे, मैं दवा लेता हूँ। वो एक पैड लेता था, उसको काली पाँच बोलते थे। अच्छा। तो जब रीटेक हो, अरे काली पाँच लाओ, तो सुबह तक उस पर रिकॉर्डिंग चलती थी। रात को शुरू होती थी, साइलेंट होता था, गाड़ियाँ ट्रैफिक नहीं होती थी, तो सुबह तक चलती थी। तो जब सुबह होते होते साइगल साहब एकदम डाउन हो जाते थे। तो कहने लगे, नौशाद साहब ने कहा साइगल साहब अब म्यूजिशियन थक गए हैं, अभी ऐसा करते हैं, आप बहुत अच्छा गा रहे हैं, कल फिर रिकॉर्ड करेंगे। अरे नौशाद साहब नहीं, ये उनके डॉक्टर थे बंगाल से, कलकत्ता से, वो आते थे साथ में। वो इंजेक्शन लेते, इंजेक्शन में बेहोश हो जाते थे, तो इंजेक्शन लेके वो होश में लाते थे। तो दूसरे दिन जब आए, तो नौशाद साहब ने कहा साइगल साहब मैं आपके सामने बहुत छोटा हूँ, आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ, उम्मीद है हमें दरख्वास्त पूरी करेंगे, अब सुन लेंगे। कहने लगे आप फरमाइए, बहुत शरीफ बात बने। तो नौशाद साहब ने कहा आप एक टेक
विदाउट काली पाँच कर दीजिए, उसके बाद सुबह तक आप काली पाँच ले काली पाँच लेते रिकॉर्ड करते रहिए। रहेंगे। जी। तो कहने अरे वो मत रखेगा, विदाउट काली पाँच मत रखेगा, बहुत ख़राब है वो, देखिए आवाज़ बहुत ख़राब हो जाएगी। तो नौशाद साहब ने कहा आपको, आप जो फैसला करेंगे वही करेंगे हम लोग। तो ईशान घोष और रिकॉर्डिस्ट से कारदार प्रोडक्शन में, तो उनको वो पहले से कॉन्फिडेंस ले लिया था। नौशाद साहब ने कहा आप विदाउट काली पाँच जो है वो नेगेटिव पे लिख लीजिएगा, विदाउट काली पाँच, और फिर काली पाँच के साथ उस वक्त नेगेटिव भी प्रिंट होता था। हाँ। तो साइकिल साहब ने पहला गया विदाउट काली पाँच, टेक ओके हुआ। तो अब्बा ने कहा अरे नौशाद साहब ये मत रखेगा, बहुत मेरे बेसुरा गाया। तो अब्बा ने कहा नहीं, आप बिल्कुल नहीं रखूँगा, आप गाइए काली पाँच के साथ से। गाइए। तो सुबह तक 3-4 बजे तक गाते रहे और काली पाँच जाते रहे। अब्बा ने कहा बस ओके, ठीक हो गया, वेरी गुड। जब मशीन थक जाते तो क्या करें। फिर जब प्रिंट होके आया साउंड, तो साइकिल साहब आए, कारदार साहब सब बैठे, तो कहने लगे, मजदूर साहब भी थे उसमें, तो कहने लगे, अब्बा ने कहा पहले हम आप सुनिए विदाउट काली पाँच, और वो लगाया है जो काली पाँच वाला। अच्छा। तो कहने लगे अरे मैं देखे नौशाद साहब खुदा के लिए ये मत रखेगा, बहुत बेच हो रहा है ये मत। कहने लगे अच्छा है, दूसरा टेक सुन लीजिए काली पाँच का, शायद आपको पसंद आए। कहने नहीं नहीं वो खुदा के लिए, तोबा तोबा तोबा। फिर कहने लगे अच्छा आप विदाउट काली पाँच सुनिए, विदाउट काली पाँच। हाँ नहीं, विद काली पाँच। हाँ विद काली पाँच। हाँ। अब विद काली पाँच। तो कहने लगे हाँ नौशाद साहब चलाइए। तो फिर सुना, उन्होंने कहा क्या बात, देखिए कितना काली सुरीला पाँच का गा रहा कमाल हूँ, देखिए। कहिए कितना सुरीला गा रहा हूँ मैं, जी। बहुत अच्छा गा रहा हूँ, ये ट्रैक रखे। अब्बा ने कहा, फिर सबको निकाला, क्या नौशाद साहब कहने लगे साइकिल साहब यही वो है जो विदाउट काली पाँच। बुजुर्ग आदमी है, जी जी। हम बहुत छोटे हैं, हाँ। हम आपसे ये बोल रहे हैं कि आप एक लिस्ट फहरिस्त बनाइए जो आपको तारीफ करते थे, शराब पी के गाते थे और तारीफ करते थे, बहुत अच्छा गाया। तो कहने लगे आप लिस्ट बनाइए। तो कहने लगे क्यों नौशाद साहब, कहने लगे वो शब्द उनको काट दीजिए, और ये जो आपने गाया ये विदाउट आपने विदाउट काली पाँच है, ये आपने जो पसंद किया वो सुर में है था। जी। तो फिर वो आँख में आंसू आ गए उनके। कहने लगे नौशाद साहब ये सच्ची है, ये सही किस्सा है। तो कहने लगे उनको लीवर सोरिसिस हो गया था। तो कहने लगे अगर आप हमको 1-2 साल पहले मिले होते तो शायद मैं कुछ और जी लेता। क्या? मगर फिर उनके पिक्चर रिलीज हुई, 6 महीने के बाद उनका इंतकाल हो गया। जलंधर के थे जी। और उन्होंने वसीयत की थी कि मैं अगर नहीं रहूं तो मेरी अर्थी में ये गाना बजा के चलना, बजाते हुए जाना, जब दिल टूट गया। तो वो उस वक्त वो था बाजे वाला, सर पे रख के ले जाते थे मजदूर। हम लोग पहुंच चुके हैं एक बहुत ही ख़ास मंजिल तक के, जब के.एल. सहगल साहब के बारे में ये बड़ा ही खूबसूरत वाक़या इन्होंने बयान किया। और फिर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ।